वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के सियासी मंजरनामे पर क्या अहम तब्दीलियां रोनमा होने जा रही हैं। उनका जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है उसमें कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं और उसकी वजह से सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियाँ मुरतब हो सकती हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि जो सूबा पंजाब है और सूबा सिंध है वो भी आमने सामने आ गए। उनमें सियासी चपकलिश भी आपने देखी किस तरह से बयानबाजी हुई और इसके रद्द-ए-अमल में दूसरे सूबे ने भी बयानबाजी की। और साथ ही हमने देखा कि केपीके में वजीर आला की जो तब्दीली है, ये तमाम वाकयात ऐसे हैं इनकी वजह से जो सियासी मंजरनामा है इस पर काफ़ी सारी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं और इनके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं वो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, फिर ये सीसी मीटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और ये क्या किरदार अदा करेगी, इसमें क्या अहम फैसले होंगे, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद ताहा मलिक जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, NTN के रिपोर्टर, और साथ ही साथ तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान राजन सारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ताहा, पहले आपके पास आएंगे। सीसी मीटिंग तो हमने पहले भी देखी, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें अहम फैसले होने जा रहे हैं और क्या जो हमने देखा कि जो जंग छिड़ी थी पंजाब और सिंध हुकूमत में, क्या उस पर भी बात होगी, क्या होने जा रहा है? अच्छा देखिए, CEC की मीटिंग जो है वो एक तो सालाना जो कारकर्दगी है, जो सालाना मुस्तकबिल है, उसके हवाले से उसमें फैसले किए जाते हैं सिंध हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के। लेकिन इन हालात में CEC की जो मीटिंग है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई है क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग बराह रास्त आमने सामने आए। पंजाब और सिंध हुकूमत जो है वो बराह रास्त एक दूसरे के आमने सामने थे। अल्फाजी जो गोलाबारी थी वो जारी थी। पहले हमने देखा कि पंजाब की जानिब से बात की गई, फिर सिंध की जानिब से बात की गई, दोनों की कारकर्दगी जो है मीडिया पर आकर के बताई गई। तो इस तमाम तर हालात के अंदर जब CEC का इजलास बुला लिया जाए तो तमाम इशारे इस तरफ जाते हैं कि अब हुकूमत जो कि वफाक में दोनों साथ बैठी हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वफाक में जो साथ बैठी हैं, उस इत्तेहाद के ऊपर जो है ना सवालिया निशान बन जाते हैं कि क्या CEC की जो कमेटी है, जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान है, वो फैसला करेंगे कि इत्तेहाद बरकरार रखना है या नहीं रखना। क्योंकि हम देखते हैं कि वफाक में तो दोनों जमातें एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की हिमायत में खड़ी होती हैं। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो वज़ीर आज़म बने ही जो है वो पीपल्स पार्टी की हिमायत के बाद हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब वफाक में एक इत्तेहाद है लेकिन सूबे एक दूसरे के आमने सामने, इससे जो है ना आवाम में भी कन्फ्यूजन पैदा होती है और ख़ुद पार्टी के जो अंदरूनी लोग हैं वो भी इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वफाक में तो हम एक साथ खड़े हैं लेकिन सूबे हमारे जो हैं वो एक दूसरे के एक पेज पर नजर नहीं आते। राजन सारी साहब आपकी तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि CEC कॉल दे दी गई है और 18 अक्टूबर को ये अहम बैठक होगी, अहम फैसले मुतवक्की किए जा रहे हैं। ज़राए बता रहे हैं कि जो हालात पैदा हुए गुज़िश्ता दिनों जंग छिड़ी पंजाब और सिंध हुकूमत में, आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या कुछ वहाँ पर भी पंजाब में भी कुछ ऐसी मीटिंग्स होने जा रही हैं? क्या आप लोग भी गौर कर रहे हैं कि भाई रास्ते जो हैं वो जुदा जुदा कर लें या साथ ही एक पेज पे जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। असल में इशू ये है कि मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ, उस पर कायदीन ने फिर आपस में मिले नवाबशाह में और फिर ये दोनों जमातों ने अपने सूबाई लीडरशिप को ये अहकामात दिए कि अब ये बयानबाजी का सिलसिला बंद होना चाहिए। और वो बयानबाजी जो हुई आपने देखा, हालांकि वो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा भी बोल रहे थे, लेकिन उसका जो क्रक्स था वो ये था कि कारकर्दगी की बात हो रही थी और ये सवाल उठ रहा था अवाम उन्नास की जानिब से भी कि पंजाब में और सिंध में किस तरह काम हो रहा है। पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या काम कर रही हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेड बाय शाह साहब जो हैं वज़ीर आला, वो क्या काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक बहस थी जिसको फिर कायदीन ने ये मुनासिब समझा कि ये अब गैर ज़रूरी बहस है। हम दोनों जमातें वफाक में एक दूसरे के साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हमारी इत्तेहादी जमात है। तो ये जो बयानबाजी का सिलसिला है वो बंद होना चाहिए और उसके बाद वो फिर बयानबाजी का सिलसिला बंद हो चुका है।
सही। अच्छा ये दूसरी बताइए बात कि ये जो है, पीपल्स पार्टी है, हमने देखा है वो हमेशा बड़ी अफाम तफहीम की सियासत कर रही होती है ना, हमेशा कोई ना कोई हुकूमत को सपोर्ट ही कर रही होती है, फिर हुकूमत बिलाकर उनकी बात मान लेती है। तो अगर हम इनके आपस के जो अख्तिलाफात है उसकी बात की जाए, तो वाकई पंजाब में जो काम हो रहा है वो हमें सिंध में होता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे मामले में तो फिर पीपल्स पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी। नहीं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और उन्होंने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। और उनकी जो लीडरशिप है, उनकी शहादतें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक एक बड़ी तारीख है पीपल्स पार्टी की, और हमेशा उन्होंने जमहूरी अंदाज में आगे बढ़े हैं और जमहूरियत को कभी भी नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी नहीं अपनाई पीपल्स पार्टी ने। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारी एक बेहतरीन इत्तेहादी जमात है और वो कंटिन्यू करेंगे इस पूरे टेन्योर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एज अ वज़ीर आज़म। और उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो लाजमी बात है, दोनों जमातों के अलग अलग मंशूर हैं, अलग अलग नज़रियात हैं, फिर दोनों जमातें अब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन भी लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल है, इदारों की पॉलिसीज़ का तसलसल है, उसमें पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी है। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। और अब देखा आपने क्या मोहतरम वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की भी बड़ी ज़बरदस्त आपस में मीटिंग हुई है, और फिर कल सदर पाकिस्तान से फील्ड मार्शल साहब की भी मीटिंग हुई है। ये तमाम मीटिंग्स भी इस बात का अंदिया दे रही हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इस वक्त फोकस बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, फोकस गजा है, गजा अमन मुआहदा है, फोकस इस वक्त अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की जो झड़पें हो रही हैं, जो हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं और जिस तरह फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर जो जंग छिड़ी हुई है, ये इस वक्त फोकस होना चाहिए। बिल्कुल राजा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई फोकस जो है वो इंटरनेशनली जो अफेयर्स चल रहे हैं, जो फोकस है वहाँ पर है, ना कि अंदरूनी अख्तलाफात जो कि सिंध और पंजाब में एक बहस छिड़ी। बहरहाल अब वो बहस ख़त्म हो गई है, मगर आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? क्या, क्योंकि हमने माजी में भी देखा सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा हमें एक पेज पर तो नजर, मगर कई बार अख्तलाफात भी हुए। इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर हमारे रिपोर्टर जो हैं वो सवाल आपसे करना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि ये जो इख्तलाफात होते रहते हैं, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। बेशक मैं उसे इख्तलाफात नहीं कहता, मैं उन्हें एडवाइस कहता हूँ। पीपल्स पार्टी हमेशा वफाक हुकूमत को एडवाइस करती रही। जिस तरह उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि जी जो जिन अजला में सैलाबी सूरत हाल है, उन्हें वहाँ पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज की जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने मनोअन उसको तस्लीम किया और वो उनके एडवाइस को तस्लीम करते हुए वो वहाँ पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसी तरह मुख्तलिफ इशूज पे, पॉलिसीज के इशूज पे, लॉ मेकिंग के इशूज पे पीपल्स पार्टी एडवाइस करती है और उस पर जो PMLN की गवर्नमेंट है वो उस पर अमल भी करती है। कई दफ़ा मीटिंग्स में उस पर बातचीत भी होती है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो PMLN की हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनकी एडवाइस को माना जाता है। जब हम टेबल पे बैठते हैं, एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करते हैं, तो कभी हम उन्हें कायल करने में कामयाब होते हैं, कभी वो हमें कायल करने में कामयाब होते हैं। तो ये चलता रहता है, जमहूरी प्रोसेस। राजा साहब, मेरा एक सवाल है, आपने अभी कहा कि कायदीन को साथ बैठने की जरूरत पड़ी और कायदीन ने साथ बैठ करके मामले को रफा दफा कर दिया। सबसे पहला सवाल तो ये बैठता है कि जब आप ऑलरेडी इत्तेहाद में हैं तो कायदीन को साथ बैठने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और फिर दूसरा सवाल, और आपको ये भी आगाह करता चलूं कि बर्फ अभी तक मुकम्मल तौर पर पिघली नहीं है, जिसकी हालिया मिसाल जो है वो हमने गुज़िश्ता रोज़ देखी कि जब पंजाब से बिलावल हाउस में जब जो पंजाब की हुकूमत है उसने सिक्योरिटी वापस ले ली थी, गुज़िश्ता दिन ही ये तमाम तर मामला हमारे पास सामने आया। और फिर आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है आपको एडवाइस करती है और आप एडवाइस ले लेते हैं, लेकिन ये एडवाइस भी तो आपको कभी कभी बुरी लग जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो पंजाब में मदद करने की लोगों की जो है वो उसकी तजवीज़ जब जाहिर करी, तो हमने देखा कि मरियम साहिबा ने डायरेक्टली आकर के बराह रास्त कहा कि हम जो है वो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो पसंद नहीं करेंगे कि लोगों की मदद की जाए। तो जब पीपल्स पार्टी की एडवाइस आप ले रहे हैं तो ये एडवाइस भी ले लेते, तमाम तर मामला होता ही नहीं, रफ्ता दफा हो जाता। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस तमाम तर सूरत के पीछे जो है वो हकाइक कुछ और है? नहीं, हकायत कुछ और नहीं है। जो मैंने आपको अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला मामला टेक्निकल मामला था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वफाकी प्रोजेक्ट है। वफाकी हुकूमत उसमें पैसे डालती है और वो फिर तमाम तरफ नीचे गरीबों के जो खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं
उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसका एक मैकेनिज्म मौजूद है, उसका एक डेटा मौजूद है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा में वो लोग शामिल नहीं हैं जिन लोगों के घरों में और जमीनों को नुकसान हुआ, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वफाक का प्रोग्राम है, पंजाब के लोग शामिल नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है? वफाक का प्रोग्राम में तमाम सूबे के लोग शामिल होंगे। ऐसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सैलाब सिर्फ ये देख के नहीं आया कि बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा जो उसके जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन कौन से हैं और उनके घरों में ही हिट करे। सैलाब ने ओवरऑल हिट किया है, उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा में आते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी नहीं थे, तो वो उस डेटा में मौजूद नहीं है। और उस डेटा का एक मैकेनिज्म है, वो कभी भी इस तरह नहीं होता, वो हर 10 साल के बाद पॉवर्टी सर्वे होता है और उस सर्वे के बुनियाद पे फिर उसमें लोग जो हैं वो निकाले और डाले जाते हैं। इसलिए ये एक गैर मंतकी किस्म की डिमांड थी, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने भी और फिर पंजाब गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त अपने फंड यूटिलाइज करके लोगों की मदद करना चाहती है और ये मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है कि सूबाई हुकूमत जो है वो अपने फंड वफाकी इदारे के किसी प्रोजेक्ट में डाले। ये नहीं हो सकता, हमेशा वफाक अपने फंड सूबाई प्रोजेक्ट में डालता है। तो ये एक टेक्निकली बात थी जिसपे हमने उसको कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वहाँ पे जो मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा की तकरीर थी उसमें वो जो जज्बाती पहलू था वो सिर्फ इसलिए था कि उससे पहले ही पीपल्स पार्टी की जो पंजाब की क़यादत थी वो उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की तनकीद करना शुरू कर दी थी जो सूबाई हुकूमत के ऊपर, तो उसमें उनका जवाब दिया गया। लेकिन ये फेडरल लेवल पर ये बात महसूस की गई कि अगर हम दोनों जमहूरी जमातें इस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो हो सकता है कि मुखालिफिन को इससे फायदा हो। कह रहे हैं कि मुखालिफिन को फायदा होगा और हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान को दुनिया भर में अपने तिजारती मुआहदे के तहत और अमन जो कायम करना है इस खत्ते में जरूरी है। मगर क्या ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मरियम नवाज साहिबा जो कि सीएम पंजाब है उनको भी कुछ पार्टी के जो लीडरान है जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो या वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ हो उनकी जानिब से भी कोई अहकाम दिए गए, या सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज जो कहती हैं स्पीचेस में बहुत वाज़ेह तौर पे हमने देखा और गुज़िश्ता दिनों जो वाज़ेह तौर पे वो टारगेट कर रही थी सिंध हुकूमत को और उनकी कारकर्दगी को वाज़ेह तौर पर ये कहा देखा जाता है कि वो सुनती नहीं, तो क्या उनको भी कोई कन्वे किया गया कोई मैसेज कि भाई आप भी खामोश रहें अगर सिंध हुकूमत खामोश रह रही है? तो देखें, जहाँ तक मेरी इतलात हैं मोहतरम कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मौक़िफ़ की तायीद की है। इसलिए की है कि हम समझते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में बैठ के जिस तरह खिदमत की है पंजाब के लोगों की वो उसका कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और फिर उन्होंने सिंध गवर्नमेंट पे कोई तनकीद नहीं की, ना ही पीपल्स पार्टी के लोगों पे तनकीद की, बल्कि उन्होंने सूबे सिंध के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और ये कहा कि अगर आप सिंध में काम करेंगे तो हमें खुशी होगी। हाँ, लेकिन उन्होंने काफी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था सिंध हुकूमत के लिए। लेकिन बहरहाल अब वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी सियासी कशीदगी को ख़त्म करने में क्या किरदार अदा कर सकती है? जी, हम समझते हैं कि कोई सियासी कशीदगी मौजूद ही नहीं है। जिस तरह से हम इस वक्त एक दूसरे के साथ चल रहे हैं हम किसी सियासी कशीदगी की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी किन चैलेंजेस का सामना है। उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस की जो चपकलिश है उसमें सिरे से मौजूद ही नहीं है, वो एक एजेंडा ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। इसलिए इस मामले को मैं समझता हूँ एक नॉन इशू है। इससे ज्यादा हमारे पास और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसे हमें एड्रेस करना है मिलकर दोनों जमातों ने, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की नजरें दोनों जमहूरी जमातों पे लगी हुई हैं। अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को सर्व नहीं कर सके तो फिर आने वाले इलेक्शन में हम जवाबदेह होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों जमातों ने मिलकर ही चलना है, तो इसको आप नॉन इशू करार दे रहे हैं। और बेशक अगर इस इशू को लेकर हाईलाइट किया जाएगा और आपस में इसी तरह बयानबाजी चलती रहेगी तो कभी भी मामला रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकेंगे। कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा राजा साहब, हमारे ज़राए का कुछ कहना है और ज़राए का ये कहना है कि मरियम साहिबा का सिलसिला कुछ इस तरह से है कि कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना तो वो पीपल्स पार्टी को बना रही हैं, सिंध हुकूमत को बना रही हैं, लेकिन निगाहें उनकी कहीं और हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसमें ज़राए के आपके जो ज़राए हैं उसकी इन इतलात को यकसर मुस्तरद करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खिदमत की मैं समझता हूँ आला मिसाल हैं। उनके कभी भी उन्होंने इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की। ये सोशल मीडिया के नारे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मैं इस चीज़ों को मुस्तरद कर रहा हूँ, क्योंकि उनका पूरा मिशन, वो सुबह से उठती हैं, दिन रात वो काम कर रही हैं, बहुत कम आराम भी नहीं कर रही, छुट्टी भी नहीं लेती हैं
और जिस अंदाज में वो लेके काम कर रही है, मैं समझता हूँ उनके उस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। और बहुत से हमारे नाकदीन जो माजी में हम पे बड़ी सख्त तनकीद करते थे, आज वो भी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कामों की तारीफ करते हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पाकिस्तान हुकूमत। ताहा वाज़े तौर पर राजा साहब ने तो ये पैगाम दे दिया कि भाई पंजाब हुकूमत जो काम कर रही है, मरियम नवाज साहिबा जो कारकर्दगी दिखा रही है, उसकी तो मिसाल कहीं नहीं मिलती। मगर अगर कंपैरिजन करें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर, ये बात तो वाज़े तौर पर हमें नजर आ जाएगी कि सिंध में क्या काम हुआ है और पंजाब में क्या किस तरह से तरक्की कर रहा है पंजाब। अब आप ये बात वाज़े कर दी गई है कि भाई कोई ऐसी कोई बीच में कोई लकीर ही नहीं है जिस पर हम बात करें। जो लफ्जी गोलाबारी थी, जंग थी, वो ख़त्म हो गई। सीसी के इजलास में आप कह रहे हैं कि अहम फैसले मुतवक्के हैं, तो इसका असर कारकर्दगी के हवाले से भी दिखेगा या सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के हवाले से ही और कुछ तब्दीलियों के हवाले से होगी? देखिए, ये जो तमाम तर सिलसिला है ना, इस हवाले से कुछ दिनों पहले गुज़श्ता दिनों मेरी कुछ सियासतदानों से मुलाकातें हुई, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार, जो पीपल्स पार्टी नून लीग का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनसे जब मैंने राय ली तो उनका क्लियरली ये कहना था कि ये जो मामलात हैं, ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है, ये मफादात की जंग है। हम ये कह सकते हैं कि पंजाब हो या सिंध हो, एक दूसरे को निशाना ना बनाएं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देने से बेहतर ये कि अपने अपने सूबे में रह करके, अपने अपने दायरा कार में रह करके अपनी आवाम को सहूलियात फराम करें। उन जिनके वोट से वो आए हैं, वो जब जवाब देने के लिए निकलेंगे ना कि यार हमारे सूबे में काम हुआ है, तो इससे बेहतर कुछ होगा ही नहीं। हम देखते हैं कि पंजाब की जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं, वो इस वक्त बड़ी स्पीड से काम करती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक मिसाली काम कर रही हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि 17 साल से अगर पीपल्स पार्टी एक सूबे में स्टैंड कर रही है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हक़ाइक़ होंगे। और मुसलसल हम देखते हैं कि जो उनके पार्लियामान के अंदर नंबर्स हैं, वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये उनका भी मौक़िफ़ है और हम खुद भी इसको रिपोर्ट करते आए। हमने गुज़िश्ता 2024 के जो इलेक्शन थे, उसके अंदर हमने देखा कि बिल्कुल ही सिंगल हैंडेडली सिंध हुकूमत ने जो है वो यहाँ पर हुकूमत बनाई। नंबर्स जो थे वो 100 क्रॉस कर गए सीट्स के। तो ये जब नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई तो रीज़न होगी ना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पार्टी काम ही नहीं कर रही तो उसको वोट पड़ता रहे, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, आप सीसी इजलास तो होगा 18 अक्टूबर, मगर हमने माजी में देखा, जो राजा साहब से भी उन्हें सवाल किया कि भाई हमेशा आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक पेज पर तो नजर आए, मगर इख्तलाफात भी खुलकर सामने रहे। तो क्या इस इख्तलाफात, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब आए, उन्होंने सौंपा वज़ीर दाखिला साहब को मोहसिन नकवी के ऊपर टारगेट है कि भाई इन दोनों के सिंध और हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत में जो लफ्जी गोलाबारी है उसको ख़त्म किया जाए, ऐसा ना हो कि इसका असर विफाक पे पड़े। तो क्या अब सीसी इजलास में क्या कोई फैसले आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ कर सकते हैं या सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सिंगल हैंड लेके चलेंगे तमाम मामलात को? जरदारी साहब की जो मुशावरत है और जरदारी साहब की जो राय है, वो हमेशा से वैल्यूबल रही है और हमेशा जब तक वो हैं तब तक वैल्यूबल रहेगी भी। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त सियासतदानों की फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो जरदारी साहब का नाम जो है वो आता है। और जरदारी साहब की अपनी ही पार्टी ये बात ना सुने या उनकी राय ना सुने, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा ब्लंडर हम कह सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो सीईसी इजलास है, इसको जो लीड करेंगे वो बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। उनकी जो राय है वो भी इंपॉर्टेंस रखेगी, लेकिन साथ ही जो जरदारी साहब की जो राय है और जो उनके तरफ से जो इशारे दिए जाएंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव सरदार साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सीसी इजलास 18 अक्टूबर को होने जा रही है, क्या अहम फैसले मुतवक्के किए जा रहे हैं? ये सीसी इजलास में सिर्फ तब्दीलियां नजर आएंगी सिंध हुकूमत में, कुछ अहम फैसले होंगे, या साथ ही साथ पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत में जो अभी लफ्जी गोलाबारी हो रही थी, जंग हो रही थी, जो बहरहाल अब खत्म हो गई है, उस पर भी गौर किया जाएगा? ताल्लुकात किस तरह से वफाक में लेके जाना है आगे के लिए? हाँ जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, सीईसी का जो इजलास 18 अक्टूबर को होता है पीपल्स पार्टी का, ये हर साल होता है। हर साल 18 अक्टूबर को जलसा होता है, फॉलोड बाय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हमारा जो इजलास होता है, कि उसमें जो भी हमारे पूरे मुल्क के सीनियर सियासतदान होते हैं, पीपल्स पार्टी के या सीईसी के मेंबर्स होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं। इस बार हमने पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि जलसा 18 अक्टूबर का हमने पोस्टपोन किया। उसको फिलहाल हम नहीं कर रहे, 3 से 4 वजूहत की। जैसे तो सेक्शन 144 इम्पोज किया है सिंध गवर्नमेंट ने अक्रॉस द प्रोविंस, जो आप देख रहे हैं आजकल पंजाब में, और दूसरी कुछ मजहबी जमातें जो धरने कर रही हैं उसकी वजह से, और दूसरा जो सिक्योरिटी हालात आप देख रहे हैं उसकी वजह से पीपल्स पार्टी का फैसला तक धरना जो है, ये हमारा जलसा जो होगा वो हमने पोस्टपोन किया। नेवरदलेस, जैसे रूटीन में हर साल हमारी सीईसी होती है, वो सीईसी मीटिंग इस साल भी होगी। सीईसी का मकसद ये होता है कि पूरे साल का पार्टी का लाएमल जो है
वर्किंग आप कह लें तरीक़ेकार सारा जो है उसको तय करना, और ऑनगोइंग डेवलपमेंट है उसको इवेल्यूएट करके अपनी एक सिंथ जो है उसका तयन करना। तो नेचुरली इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं वो डिस्कस होंगे, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से हों या रिसेंट जो हमारा इशू चल रहा है बॉर्डर्स पर अफगानिस्तान के साथ उसके हवाले से हो, अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से हों, सिंध में डेवलपमेंट के हवाले से हों, या पंजाब में जो इश्यूज़ हैं हमारे पीपल्स पार्टी के लोगों के उसके हवाले से हों। तो पूरे मुल्क के जो भी पीपल्स पार्टी के हमारे रहनुमा होंगे, मेंबर्स होंगे सीईसी के, तो वो ज्वाइन करेंगे, तो उस हिसाब से लाए अमर पूरे साल का इसमें जोड़ा जाएगा एज पर द रूटीन। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर हम केपीके की बात की जाए तो हमने वहाँ पर बहुत एक अहम तब्दीली देखी वज़ीर आला की। वहाँ पर सुहेल आफरीदी ने एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर हल्फ उठा लिया है। आप क्या समझते हैं कि इस तब्दीली के बाद जो है मज़ीद कोई इसमें इस्तेहकाम आएगा या फिर जो मज़ीद तकसीम की जानिब चली जाएगी सियासत? क्योंकि आपने देखा गवर्नर और वज़ीर आला की किस तरह से एक चपकलिश चलती आ रही थी। देखिए, जो उन्होंने अपना जैसे ओथ लिया और ओथ में ही जो उन्होंने तहकीक की, जो नए वज़ीर आला साहब आए हैं, तो वो उनकी तकदीरी बड़ी डिवाइसिव थी, लोगों को डिवाइड करने वाली थी, स्पेशली अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से या मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से। यह स्टेट की जो पॉलिसी है, देखें आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान पूरे रियासत की एक पॉलिसी 2014 से इम्प्लीमेंट हुआ है APS के आने के बाद, उसके बाद 2021 में उसको अमेंड किया गया। तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारी नज़र में तो केपी गवर्नमेंट ही है, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस जो केपी में हो रहे हैं सबसे ज़्यादा आपको पता है, अगर मुतासर कोई मिलिटेंसी से है, दहशतगर्दी से इस वक्त कोई सूबा है, तो नंबर 1 केपी है, नंबर 2 बलूचिस्तान है एट द मोमेंट। तो केपी में आप देखें जो रुकावटें कॉज की जा रही हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ केपी, इंस्टेड ऑफ कि वो फैसिलिटेट करे रियासत को नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, तो उसमें रुकावट बन रहे हैं। और वही चीज़ उन्होंने अपनी तकरीर में भी कही, और इसी का आप तसलसल देखेंगे तो उसका पूरा नेक्सस निकालेंगे, जैसे इमरान खान के स्टेटमेंट से या जो वजूहत बनी केपी के CM को चेंज करने की, तो वही मिलिट्री ऑपरेशन में रुकावटें उसको अपोज करना। तो मेरी नज़र में तो ये ज़्यादा डिवाइसिव सियासत की तरफ जा रहे हैं, जिससे मुल्क को पॉलिसीज उनको नुकसान हो सकता है। सीसी इजलास में आ जाते हैं। आपने कहा कि पूरे साल की जो है ना एक प्लानिंग होती है, उसमें अहम फैसले हो जाते हैं, क्या तब्दीली है, क्या कारकर्दगी रही, क्या नहीं रही। अच्छा जी, अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, क्योंकि हमारा बनता नहीं, मगर जाहिर सी बात है बात हो रही है इस अहम इजलास की। क्या इस अहम इजलास में अब क्या सिंध में जो तरक्याती काम है, स्पेशली कराची में, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन शहर है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तबाही का शिकार है, अब हर शख्स कह रहा है कि भाई कराची पर काम होना चाहिए, कराची पर पैसे लगने चाहिए, कहाँ जा रहे हैं फंड्स? क्या इस पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जोर देंगे कि भाई अपने वुज़रा को कहेंगे, काबीना को कहेंगे कि भाई अब तेजी से काम करें, क्योंकि कराची नहीं चलेगा तो फिर पाकिस्तान नहीं चलेगा? क्या इस पर बात होगी? जी, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। मैं आपके शो के तवस्सुल से कुछ चीज़ों को वाज़ेह करना चाहूँगा। जब भी कराची की बात आती है तो बड़ी बेजा तनकीद की जाती पीपल्स पार्टी पर। इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सिंध गवर्नमेंट की कराची आता है, वो हार्डली को 33% रिमेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता नहीं। नंबर 2, कराची में अभी हालिया हमारी हुकूमत आई लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, मेयर जो हमारा है 2023 में, उससे पहले पीपल्स पार्टी के पास कराची इन हैंड नहीं था। लोकल गवर्नमेंट आपको पता है बैकबोन होता है, कॉर्नर स्टोन होता है डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, रोड्स के हवाले से, ब्रिजेस के हवाले से, किसी भी जो है शहर के अंदर। तो 2023 के बाद से जैसे हमारे पास आया, तो आपने एक रैपिड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ देखी होगी, चाहे वो शारा भुट्टो हो या दूसरे प्रोजेक्ट्स हो। नेवरदलेस, हालांकि 2023 से पहले लोकल गवर्नमेंट हमारे पास मेयरशिप नहीं थी, फिर भी कराची में आप देख लें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हमने रिवाइव करने की कोशिश की। पिंक बसेस हो, रेड बस हो, या अभी ये EV जो है टैक्सीज दी हो, या शारा भुट्टो आप देख लें, SIUT देख लें, NICVT देख लें, ब्रिजेस, अंडरपासेस, डिस्पाइट नॉट हैविंग द मेयर। मगर सर लोकल गवर्नमेंट के उस पर बात कर हम अपने सिंध हुकूमत की 17 साल की कारकर्दगी को पीछे छोड़ देंगे? मैं उसी चीज पे आ रहा था। जो 17 साल की बात की जाती है, 17 साल की जो सिंध हुकूमत की बात चली, तो कराची में अगेन हमारा मेयर 2023 है, तो उसको आप 17 साल से काउंट ना करें, इसको आप 2 साल से काउंट करें, ताकि हमारा जो मयार हो। मगर सर 15 साल फिर कहाँ गए? 15 साल की कारकर्दगी फिर हम किससे पूछे? पीपल्स पार्टी कराची में डेवलपमेंट में जो भी हुई वो पीपल्स पार्टी ने की। जो मेयर का रोल था उन्होंने पूरा नहीं किया। माजी के जो भी मेयर थे, मैं उनका मेयर के तो हमेशा ही रोल ऐसा ही रहा है कराची में। जी, ताहा कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे।
अच्छा सुखदेव साहब, आपसे चंद सवालात हैं और सवालात सबसे पहले सीईसी की आपने बात करी। मैंने भी यहाँ पे ये बताया कि सीईसी जो है वो आपका एक सालाना इजलास है, मगर इन दिनों वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। वो इसलिए क्योंकि जब दो सूबों के दरमियान बातें हो रही हो और जब दो सूबों के दरमियान सीज़ फायर की बात हो रही हो और सीज़ फायर उस तरह से ना हो। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों पंजाब हुकूमत ने भी बिलावल हाउस की जो है वो सिक्योरिटी वापस ले ली थी। उससे एक दिन पहले हम चले जाएँ तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो एक तकरीब में शिरकत करी और वहाँ पर उन्होंने धीमे लहजे में जरूर लेकिन तनकीद जरूर करी, बराह रास्त नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि उन्होंने तनकीद जरूर करी। और उनका ये कहना था कि हमारा जो मुकाबला है, हमारे जो सिंध के जो इदारों का मुकाबला है वो किसी और सूबे किसी और शहर से है ही नहीं, हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा मुकाबला तो जो है वो आलमी सतह पर होता है। तो ये बात जो है ना, ये बात बराह रास्त नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इशारा किस तरफ था हम सब समझते हैं। वो इशारा अब तक क्यों था, इस हवाले से बताइएगा। और साथ ही मुझे बताइएगा कि सीईसी का जो इजलास आप कह रहे हैं कि सालाना तो है, रेगुलर एक्टिविटी जरूर है, लेकिन इसके अंदर चंद अहम फैसले जरूर होने जा रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर आपको वफाक में इत्तेहाद रखना है या नहीं रखना। इस हवाले से बात होगी, आइंदा सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात होगी, आइंदा की जो इंतखाबात की पॉलिसी है उस हवाले से बात होगी। और साथ ही आपको ये भी करेक्ट करता चलूँ कि जो आपने बल्दियाती हुकूमत के हवाले से कहा, बल्दियाती हुकूमत ज़रूर आपकी 2023 में आई है, 17 सालों से आप सूबे में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो सिंध हुकूमत के जो सूबे की गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, वो भी 14-15 सालों में उस तरीके से नहीं हुए जिस तरीके से होने चाहिए थे। जी ताहा साहब, थोड़ा बहुत टाइम दीजिए कि आपने कम से कम 1 डजन सवाल मुझसे पूछ लिए, 12 से ज्यादा, तो मैं 1 बाय 1 करके इनको एड्रेस करता चलूं। नंबर 1, बिलावल हाउस की सिक्योरिटी की आपने बात की। कुछ घंटे के लिए सिक्योरिटी विड्रॉ हुई थी, बिल्कुल 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद आपके कारकुनान चले गए थे, काफी बड़ा एहतजाज हुआ था रात का वाकया। 6 घंटे 5 घंटे जो है सिक्योरिटी वहां से बिल्कुल हटा दी गई थी। बाद में पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये उस चीज को जवाब दिया गया कि जी रेस्ट पे चली गई थी सिक्योरिटी, या शिफ्ट जो चेंज होती है उसकी वजह से डिले हो गया, व्हाटएवर रीजन इट वाज रीडिप्लॉयड। पर नेवरदलेस हमारे कारकुन वहाँ पहुंच गए थे। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ था, अगर पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी नहीं देना चाहती तो हमारे कारकुन पीपल्स पार्टी की क़यादत किया, उनकी बिलावल हाउस सिक्योरिटी के लिए काफ़ी है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, बिलावल साहब की आपने तकरीर की बात की। बिलावल साहब ने जी जिस तरह से आपने बात की इस तरह से नहीं किया, उस तकरीर में मैं भी मौजूद था। उन्होंने ये कहा कि जैसे हमारा दाबेजी इकोनॉमिक जोन है कराची में, जो $3 अरब की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने जा रहा है, या जो सखर अपना खैरपुर इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है 2012 में हमने एस्टेब्लिश किया था, उसको अभी ग्लोबली पेपर तो बन चुका है इकोनॉमिक जोन, ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया गया है और एशिया पैसिफिक में नंबर 2 उसको किया गया। तो हमने ये कहा था कि बजाय कि हम डिवाइसिव सियासत करें, अस वर्सेस यू करें, कि हम एक ही होके डेवलपमेंट की जानिब बढ़ें। जैसे ग्लोबली हमें रिकग्नाइज किया जा रहा है, हम तो दूसरे मुल्कों से कम्पीट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग को फ्लड इफेक्टिव हो उसके हवाले से हो, तो बजाय कि हम डिवाइसिव सियासत करें हम उसकी सियासत करें। रही बात आपने कहीं सीख सीखी, इंडीड इस साल के जो इवेंट्स कोलाइड कर गए हैं इंडीड के हवाले से, वो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से हों, रेफ्यूजीज के हवाले से हों, या सैलाब स्पेशली जो पंजाब में आ गया उसके हवाले से। तो इंडीड इस बार जो डेवलपमेंट होंगी या फैसले होंगे वो बड़े अहम होंगे, क्योंकि इवेंट्स से प्रोसीड किया है वो बड़े अहम है। बाकी चौथा आपका सवाल था पंजाब के हवाले से, या जो भी स्टेटमेंट्स है ये सब चीज़ें चल रही थी। देखिए हमारा तो सिंपल एक उसमें था कि पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि 60 लाख से ज़्यादा घर जो तबाह हुए हैं, पर घर हम 20 लाख देंगे, तो उसकी आप कैलकुलेशन करते हैं तो वे तो 800 अरब से ज़्यादा बन जाते। तो ये फंड आप लाएंगे कहाँ से? तो इट्स बेटर कि आप ग्लोबल जो पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स है, वहाँ से जैसे 2022 में उन्होंने लॉस एंड डैमेज फंड स्टैब्लिश करवाया था, बिलावल साहब ने उसको प्रपोज करके, जिसके थ्रू 21 लाख घर हम सिंध में बना रहे हैं सिंध पीपल्स हाउसिंग फ्लड इफेक्टिव के लिए। वैसे ही आप एक ग्लोबल एक डिमांड रखें कि जी जो हमारे आबी जारियत हुई, जो सैलाब पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कसूर नहीं था, ये इंडिया ने हमारे साथ आबी जारियत कह लें या वाटर वॉर कह लें वो की, तो इसलिए इंडिया को सैंक्शन करवाया जाए, उस फंड को स्टैब्लिश करवाया जाए। तो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेके गया सिंध वर्सेस पंजाब को, उसको डिबेट बनाएगी, तो इट वाज वेरी अननेसेसरी। लेकिन सिंध वर्सेस पंजाब की आप जो बात करें, कमिंग बैक टू द कंपैरिजन बिटवीन सिंध एंड पंजाब, तो अगर हम सिंध की बात की जाए, बेशक पीपल्स पार्टी काम कर रही है, लेकिन वो काम करते हुए वैसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा जैसा पंजाब में दिखाई देता है? एटलीस्ट उन्होंने लाहौर को एक एग्जाम्पलरी तो बना दिया है ना, एक प्रोविंस, वहाँ पर सफाई सुथराई एडमिनिस्ट्रेशन नज़र तो आती है। यहाँ कराची में ऐसा क्यों नहीं दिखता? ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और रोड्स की बात की तबाहाली की बात करें, या फिर आप सफाई सुथराई की बात कर लें, कुछ भी तो नहीं। और फिर दीगर ये कि बिजली, गैस, पानी के इश्यूज ये अलग हैं।
बिजली, गैस, पानी तीनों सूबे के हाथ में नहीं, वफाक का इशू है जिसपे हम भी वक्तन वक्तन रोते रहते हैं कि हमें हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारी गैस दे दें, हमें लोड शेडिंग ना करें। मेरे घर पे भी रात को 9 बजे के बाद गैस की लोड शेडिंग होती है। हम कहते हैं कि अगर आप घोटकी के इलाके सिंध से हम आपको वफाक में आप बैठे एक लेटर लिख दें कि आपके घर पे नहीं आता गैस। हमारे MNAs ने काफी बार फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी शाजियात मरी साहिबा हो, नवीद कमर साहब हो, शहरी रहमान साहिबा हो, बार बार रेजोल्यूशन इस चीज पे लाए कि ये लोड शेडिंग आप कराची में या सूबे में ना करें। गैस सर ये सेक्टर्स की तो बात आप विफाकी कर रहे हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट की जो अपनी कारकर्दगी है वो कहाँ दिखाई दे रही है सर? मैं उसी पे आ रहा था। रही बात आपने की लाहौर वर्सेस कराची को कंपेयर करने की, कंपैरिजन दोनों का हो ही नहीं सकता। लाहौर 1/3 भी कराची का नहीं है। लाहौर पॉपुलेशन आपकी 1 करोड़ 1.25 करोड़ की, वजह कराची की 3 करोड़ प्लस है। जोग्राफिकली कंपेयर नहीं हो सकता। नेवरदलेस जैसे मैंने अर्ज किया, अभी हमारे पास मेयर साहब जब से उन्होंने चार्ज किया 2023 में, आपको काफी बेहतरी नजर आई होगी कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, रोड्स के हवाले से। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो आप उसको पता नहीं कि मीडिया इतना हाईलाइट नहीं करता, शाहरा भुट्टो, जैसे समझे पैरेलल शाहरा फैसल हमने पूरा खड़ा कर दिया है। पूरा शाहरा जो थी शाहरा भुट्टो से सिर्फ चंद फीसद लोग जो है अब वो सफर करते हुए हमें नजर आते हैं। शाहरा भुट्टो को जो है वो शाहरा फैसल का ऑल्टरनेट बताया जा रहा था, लेकिन उसके बनने के बाद भी आज तक हमें शाहरा फैसल के ऊपर ट्रैफिक नजर आता है। तो ये प्लानिंग के अंदर एक मसला नजर आता है इसकी। ऑल्टरनेट दे दिया शाहरा भुट्टो, तो चंद लोग तो नहीं, 1 लाख लोगों का। सर कथा कलामी माफ कीजिएगा, मगर सर यही 2 शारा या 3 शारा जिसका जिक्र मेयर साहब मुर्तजा वाक साहब भी करते हैं, बार बार करते हैं कि भाई हमने शारा फैसल, शारा भुट्टो और फलाना पार्क, ये वाला पार्क। इसके अलावा भी कराची बहुत बड़ा है और मेट्रोपॉलिटन शहर है सर। पूरे कराची की बात करी जाए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप लोकल गवर्नमेंट के ऊपर सारा मलबा डाल दें 17 साल की कारकर्दगी पे, फिर हम क्या कहेंगे? NICVT कराची में NICVT नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दे फ्री में जिसका ऐसा इलाज होता हो, या लाहौर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट दिखा रहे, ऐसा UT कराची में आपके हमने नहीं दिया, या इंडस हॉस्पिटल यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो इलाज हो रहा है हाँ। वो नहीं दिया। अभी बिल्कुल हम ये सब मानते हैं, ये सब हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की। आपने सवाल किया कि एक कनाल पूरा का पूरा नया 100 MGD का अभी आप कनाल इनॉग्रेट किया, क्या वो भी नहीं किया? ट्रांसपोर्ट में रेड लाइन आपने बसेस देख ली, अभी पिंक बसेस आपने औरतों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने रेड लाइन का आपने जिक्र किया है, लेकिन वही बात ना, वो बसेस जिन सड़कों पे चलेंगी, जब वही हिचकोले खाते हुए चलेंगी, तो खवातीन का क्या होगा? EV स्कूटीज आपने खवातीन के लिए पूरे सूबे में देखा, किसी और सूबे ने लीड नहीं ली, सिंध ने ली। आपको खवातीन, आप तो इस चीज को अप्रिशिएट करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कराची में हमने कितना काम किया है, सेपरेट स्पेसेस फॉर वुमेन हो, क्या ये चीज हमने नहीं की? बिल्कुल काम हो रहा है, आगे भी होगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो बेसिक है ना, बेसिक में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स की बहाली और सफाई सुथराई का काम आता है, सबसे पहले इस पे फोकस होना चाहिए। मैं इस चीज पे कर्ज करता चाहूँगा, आप अलाउ करें। जी कराची में जो इतने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं पिछले 50 साल में, तो 50 साल में बड़ा कचरा यहाँ पे जमा कर दिया गया। हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, 50 सालों से हम बहुत आगे आ चुके हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, चाहे वो एनक्रोचमेंट हो, चाइना कटिंग हो, ये सब चीजें हो, नालों के ऊपर तजावजात हो, 2 सालों में इन चीज सबको क्लियर करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। थोड़ा टाइम हमें भी लगेगा उस सब चीज को, बहुत टाइम हो चुका है। लेकिन अच्छा सुखदेव साहब, आपने कारकर्दगी के हवाले से तो बताया। हम कमिंग बैक टू टॉपिक, CEC के इजलास पर हम बात कर रहे थे और साथ ही हम ये बात कर रहे थे कि जो वफाक में जो इत्तेहाद है ये एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। सूबों की जो आपस में लड़ाई है, कहीं ये वफाक तक तो नहीं जा सकती? इस हवाले से बताइएगा। देखिए कि एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये नेचुरल अलायंस नहीं, दोनों अलग पार्टियां हैं, दोनों अलग जमातें हैं, दोनों के अलग मंशूर हैं, अलग फलसफे हैं। नेचुरली हमारे इश्यूज चलते रहते हैं, पर नेवरदलेस इन द ब्रॉडर रिस्पेक्ट मुल्क की कंटिन्यूटी के लिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो इत्तेहाद है वो कंटिन्यू रहे, ताकि दोबारा मुल्क में इंस्टेबिलिटी ना आए। ठीक है। अच्छा सर, अब ये क्योंकि तहाँ भी बता रहे थे कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की ये राय है कि जो लफ्जी गोलाबारी है इसमें भी दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तो क्या वो इंटरेस्ट है या अब वो इंटरेस्ट पर बात होगी, या सिर्फ और सिर्फ ये जो जंग थी वो ख़त्म हो गई और जो नॉर्मल एक मीटिंग है जो हर साल होती है वो होगी? जिसको आप जंग कह रहे हैं, हम तो उसको जंग नहीं कहेंगे। हमारा तो सिंपल इसमें ग्रीवेंस ये थी कि हमने वफाक से डिमांड की थी कि आप जो है सर्टेन चीज़ें आप कर लें, जिस पर वफाक ने एग्री भी किया था, जिसमें एक सबसे पहली बात थी कि आप एग्रीकल्चर और फ्लड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, जो वज़ीर आज़म ने हमारी चीज़ एग्री करके वो डिक्लेयर भी कर दी। दूसरा ये था कि 800 अरब से ज़्यादा आप जो कंपनसेट करेंगे, आपके पास पैसे नहीं है तो आप ग्लोबली जो है इस चीज़ की कॉल दें। वो भी वफाक ने काफ़ी हद तक हमारे वज़ीर आज़म ने अश्योरिटी दिलाई थी लाहौर साहब को
या बस के हवाले से था कि ठीक है कि सारे लोग नहीं आते होंगे डेटा में, पर जिन लोगों को आप अकोमोडेट कर सकते हैं उनको करें। तो उस चीज़ का जवाब फिर पंजाब ने दिया। हम तो एड्रेस करते फेडरल गवर्नमेंट को, हमने तो पंजाब को कभी एड्रेस किया ही नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया तर्जुमान हुकूमत सुखदेव असरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फरमा रहे थे कि भाई जो सीईसी की मीटिंग 18 अक्टूबर को कराची में बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सदारत में हो रहा है। उसमें नॉर्मल जो हर साल की तरह मीटिंग्स होती है वैसे ही कुछ फैसले मुतवक्के हैं, जो कि साल भर की एक अहम मीटिंग होती है, फैसले होते हैं और वो उस पर अमल पैरा होता है। ये तमाम तर मामला होंगे या नहीं होंगे तो कल आने वाला कल ही बताएगा। तहा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तहा ने भी बताया कि ये बात हो रही है कि ये जो लफ्जी गोलाबारी थी, जंग थी, इसमें किसी कहीं ना कहीं पीछे कोई इंटरेस्ट छुपा है। अब ये इंटरेस्ट क्या है, क्या इसका इंटरेस्ट मुल्क की सियासत पे पड़ेगा या सूबाई हुकूमतों पे पड़ेगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।